अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि एक ऐसा मंत्र है, ये उपनिषद का है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन तत्वमसि तुमको प्रणाम करता हूं। तुमको मतलब आपको नहीं, मैं उस आत्मा को प्रणाम करता हूं जिस आत्मा के साथ आपकी आत्मा इस समय जुड़ी हुई है, और वो आत्मा भगवान के चरणों में है। तो संस्कृत के 2 शब्दों में वो कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं तत्वमसि, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। उसको प्रणाम करता हूँ जिसकी आत्मा उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और वो आत्मा भगवान के चरणों में है। तो ये जो आत्मिक संबंध है, आत्मा की बात है। अब अगर याद करिए तो आप भी स्कूल कॉलेज में पढ़ती रही होंगी, और उनकी दुनिया भी अलग रही होगी। उस जमाने को जरा याद करिए और जाइए और खरीदिए और देखिए, तो कहाँ उनको पहली बार आपने देखा, और देखने के बाद फिर आपको यादें हुई, और फिर कैसे जुड़े। हाँ, हमारे फादर के कॉलेज थे, ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट। तो बहुत बड़ा कॉलेज था हमारा, गांधी मेमोरियल कॉलेज। तो अपने दोस्तों के साथ मिलके आए थे एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर उनको बहुत ये था। जब कॉलेज प्रेमिसेस में आए तो पता चला कि लिटरेचर में कोई प्रिंसिपल की बेटी हैं, जो हम थे। तो सुनने में ये बाद में आया था कि वो कभी लड़की को देखते थे तो दूर ही भागते थे, सामने नहीं आते थे। तो बोले चलो छोड़ो, यहाँ प्रिंसिपल का ये है, तो ये सब नहीं चलेगा, हम वापस चलते हैं। तो अमर सिंह कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। मगर न जाने भगवान की क्या इच्छा थी कि जब हम यूनिवर्सिटी गए 1968 में, अब इन्होंने भी ग्रेजुएशन किया, हमने भी ग्रेजुएशन किया, और वो वहाँ आए, और वो भी एडमिशन के लिए मास्टर्स में आ गए इंग्लिश में, और हम भी थे। क्या बात है। तो वहीं पे मुलाकात हुई। मुझे याद है कि बहुत शर्मीले, बहुत ही हम्बल, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, कभी कभार हमसे बात कर लेते थे। और हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के नीचे हिंदी डिपार्टमेंट था, तो वहाँ की सारी महिलाएं जो थी, छोटी छोटी लड़कियाँ, वो सब इनके इर्द गिर्द बैठती थी, और इनके साथ इनके और भी हमेशा एक सॉर्ट ऑफ मंडली रहती थी, जिसमें एक बांगो प्लेयर था, एक वो मुरचंगा बजाता था। वो मेटल का होता है। इनफैक्ट कर्नाटक सिस्टम में तो बजाया जाता है, तो वो ऐसे मुंह में लेके और ऐसे करके उसको मोर से, और ये मोरथॉल में लेकर आते थे। इतना बढ़िया इनका वो होता था। फिर बाद में हमें ये नहीं पता था कि संतूर बजाते हैं। तो गिटार लेकर आते थे, गिटार बजाते थे जब फंक्शन वगैरह कुछ होता था। फिर बहुत देर के बाद जब इनके कुछ परिजनों को, लाइक उनकी सिस्टर वगैरह, उनको पता चला कि कोई लड़की है जिससे ये बहुत बातचीत करते हैं, तो बोले ऐसा कुछ मामला तो है नहीं। ये भी सुना है कि जब हमारी ये बहनें, जैसे इनकी शिष्या थी फादर की, कैलाश जी, शमीम जी, सुनैना थी, सुनैना भी, ऐसे सब लड़कियां जब आती थी तो कहते थे ये बच्चियां आई हैं, जाके दरवाज़ा खोलो। किसी के सामने नहीं आते थे, बहुत ही शांत था इनका मिजाज। और हमको शायद भगवान ने वो जैसे वेडलॉक्स आर मेड इन हेवन, शायद वही था। तो हम 1968 में मिले। तो वी वेर टुगेदर टिल 69, 70, 71, 72। 73 में फिर हमारे फादर केम टू नो अबाउट इट। तो फिर बात, हमारी चाची जो थी वो अली अकबर खान साहब के यहाँ से सीखी हुई थी, सरोद बजाती थी। तो उस जी हाँ, तो शी वॉज फ्रॉम ए चतुर्वेदी फैमिली। तो हमारे घर में ये था कि म्यूजिशियन वगैरह कश्मीर में कुछ वो माना जाता था। तो उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब इस घर के सभी इतने वेल सेटल्ड हैं। मेरे जो अंकल हैं वो रिनाउंड वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, डॉक्टर टी एन मदन। मेरे फादर इतने बड़े एजुकेशनिस्ट। मेरे फूफा जी थे जस्टिस बी एन सप्रू इलाहाबाद में, सतेज बहादुर सप्रू के ग्रैंडसन।
दूसरे थे कमिश्नर एजुकेशन जम्मू में। तो बोले इन सब को ठीक रख के इन सब से ऊपर भजन जी होंगे, क्योंकि वो तो खुद एक म्यूजिशियन थी और वो उनका वो समझती थी। तो फिर हमारी शादी हुई, उसके बाद भजन जी एमएस करने के लिए अमेरिका चले गए, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में। तो हम आगे अपनी पढ़ाई करते रहे। फिर बाद में आए तो उनके फादर और प्राण जी रेडियो में थे, बहुत प्यार इनसे करते थे, प्राण किशोर। अच्छा, प्राण किशोर। प्राण किशोर। तो उनके दोनों बड़े भाई जो हैं, बड़े तो सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, पोस्ट डॉक्टरेट। दूसरे वाले भी ऐसे ही पोस्ट डॉक्टरेट हैं, मगर ही इज़ एन इंजीनियर, सोलर इंजीनियर थे और सोलर साइंटिस्ट दोनों। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मदर को लगा कि वो दो तो चले गए, अब ये भी जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, वो हमको लेने के लिए आए तो इन्होंने पूरा बैकग्राउंड बना के रखा कि आकर के इनको ज्वाइन करवाया। अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो। फिर हम भी खुशी हो गए, चलो। हालांकि थोड़ा सा तो हमको भी खटका लगा कि हम भी बाहर जाने वाले थे, मगर हमें क्या पता था कि बाहर इस वक्त नहीं गए तो फिर तो हम सारे वर्ल्ड इनके साथ घूम के आएंगे। फिर ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने कश्मीर रेडियो कश्मीर ज्वाइन किया एज अ यंगेस्ट प्रोड्यूसर। उस वक्त पुष्कर बान, प्राण किशोर जी, सोमनाथ साधु, इनका एक प्राण किशोर जी बहुत ज़बरदस्त एक ग्रुप था इनका जिन्होंने रेडियो को बनाया। और साथ में हमारे रिटायर्ड डीजी थे बशीर आरिफ साहब। ये इन लोगों के मिलकर के ये, वो तो बहुत छोटा था उन दिनों में। बस फिर जिंदगी शुरू हो गई, कश्मकश। ये अपने इनका परिचय एक बात को लेकर के और हुआ कि कमिश्नर जी जब यहाँ आए, यहाँ से जुड़ गए थे, जब एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था परिक्रमा रेडियो में, जो बनाया गया इंदिरा गांधी जी ने बनाया था उनको। तो परिक्रमा कार्यक्रम जो सौंपा गया तो उसमें पूरी शहर का चक्कर लगाना था। पहले इलाहाबाद में मैं था, तो इलाहाबाद में वो परिक्रमा कार्यक्रम मुझे दे दिया गया था। तो बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ परिक्रमा। तो वो चलते रहा, मुंबई पहुंचा तो मुंबई में भी मुझे सौंप दिया गया। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि आप कुछ ऐसा ही प्रोग्राम प्लान करिए यहाँ, क्योंकि यहाँ तमाम मिनिस्टर्स भी हैं, कलाकार भी हैं, सब लोगों के बीच में गाना आना हो, तो वो प्रोग्राम होना चाहिए। उमेश दीक्षित भी यहाँ आ गए थे। वो भी मेरे बॉस रहे, उमेश दीक्षित जी होते थे, उनके अंडर में मैंने काम किया था। एक्चुअली इतने एनग्रॉस थे अपने फील्ड में कि म्यूज़िक तो ज़िंदगी ही थी। फिर डोमेस्टिक, एज अ डोमेस्टिक पर्सन उनका तो कोई लेन देन था भी नहीं और न हमने करने ही ज़्यादा दिया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि हमारे बड़े वाले बेटे जो हैं, अब है तो इनका 5 साल का डिफरेंस है, हमारी मदर के पास ही रहते थे। इतने काम के साथ मसरूफ़ थे कि हमारे बड़े सीनियर सर्वेंट्स जो घर में थे उनके साथ बहुत अटैच होता था। एक दिन मम्मी दादी दोनों सो रहे थे, ये साथ में सोया था। इसने उनको देखा, हमारे सर्वेंट थे वो, तो उनको जो ही देखा तो उनके कंधे पे चढ़ के निकल गया। अच्छा। अब मम्मी जाग गई तो उन्होंने देखा कि ये तो वहाँ है ही नहीं। तो उन्होंने इधर उधर देखा, मगर घर बहुत ऊंचा था, 7 तला मकान, इतना नीचे तो ये अकेला जा नहीं सकता। तो परेशान हो गए और इनमें से दोनों लोगों में से कोई न तो मक्खनलाल जी थे, न तो दूसरे काका कह के उनको बुलाते थे, महिका, वो भी नहीं थे। तो उन्होंने भजन जी को फ़ोन किया कि बुलबुल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो उन्होंने कहा आप अभी छोड़िए, मैं किसी रिकॉर्डिंग में हूँ, मैं आपको वापस फ़ोन करता हूँ। शाम को 9 बजे फ़ोन करके बोले, जी आप बताइए किसका बच्चा खो गया था। तो उन्होंने कहा आप ही का बच्चा खो गया था, मिल गया। बुलबुल मिल गया। वो तब तक वापस आ गए उसको लेकर के। ऐसे ऐसे किस्से होते थे। एक बार मुझे याद है कि घर में हमसे कहा, ये दोनों बच्चे बड़े थे, बोले कि आज शाम को 2-3 लोग खाना खाने आ रहे हैं तो खूब अच्छे से खाना बनना चाहिए। हमने पता नहीं कौन आ रहा है क्या आ रहा है, तो खूब टेबल वेबल लगवा के हमसे घर पूरा सजा के, तो शाम को अब वेट कर रहे हैं कि मेहमान आएंगे। उम्र भी बहुत था उनका, 8 भी बज गए। अब थोड़ी देर में दोनों से कहते हैं आओ मेरे बच्चों,
आओ बैठो, आज के गेस्ट तुम हो और लगाइए खाना। मैंने कहा कोई तो आने वाले थे, बोलते यही तो 2 हैं। हमसे इतना खाना बनवाया और बोले आज हम हमारे मेहमान आए हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे चीज़ें करते थे। कभी ऐसे फंक्शंस वगैरह में तो बहुत कम जाते थे, कभी ग्राउंड वाउंड में जाते, इनको किसी पार्क वगैरह में लेकर के थोड़ी देर, उसके बाद कहते यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, वापस चलेंगे। मगर मॉर्निंग में उठ के सुबह 6 बजे अपने लम्ब्रेटा पे बैठ के डल के किनारे जाते थे। वहाँ रेस्ट ऑफ वाइल छोटी छोटी वो बनी हुई, आपने देखा होगा डल में। वहाँ जाकर के उनका सारा अपना एक चाय का थर्मोस साथ होता था, वहाँ जाकर चाय पीते थे और जो भी कंपोजिशन का काम है कुछ है वो सब वहाँ होता था। मंदिरों में मतलब नॉट एज रेगुलर मंदिर, चंडीगांव था, वहाँ चले गए। यहाँ तक कि 89 में चंडीगांव के बाबा ने कुछ लोग मेरे पास भेजे कि भजन जी को बुलाओ। तो मैंने कहा वो तो यहाँ है नहीं, वो तो दिल्ली में है और ये मोबाइल में का तो ज़माना था नहीं। तो बोले कहाँ गए हैं? हमने कहा किसी काम से, ऑफिशियल काम से गए हैं। तो निकल गए, थोड़ी देर में वापस आए, बोले कि कोई उनका म्यूज़िक का कैसेट वैसेट होगा, क्योंकि ये सीडी वीडी तो उन दिनों में थे नहीं। मैं कहा वो तो है, ले लीजिए। और फिर पता चला कि उन्होंने जहाँ पे समाधि ली वहाँ पर बैठ कर के अपने जो उनके सीनियर मोस्ट शिष्य थे उनसे कहा था कि जब तक हम अपने प्राण त्यागेंगे तब तक ये बजते रहना चाहिए। बचपन से उनके पास जाते थे और इतनी ऊंची पहाड़ी पे कि शेर बाहर कुटिया, उनकी कुटिया के बाहर सोया करता था। ऐसे ऐसे किस्से उनकी ज़िंदगी के थे। आपको तो कुछ ऐसा याद होगा जो आपने कैसेट दिया, वो कैसेट में उनका संगीत, भजन जी की संगीत रिकॉर्डेड था, संतूर रिकॉर्डिंग था और वो चालू किया गया था वहाँ पे। 2 दिन वो चलता रहा। आज मान लीजिए दोपहर में लेकर गए, कल रात को जाए और रात को उन्होंने समाधि सुबह के टाइम ली थी और फिर कहा गया कि वही है उनका, अभी भी वहाँ पे वो आश्रम है। यानी इसकी मतलब तो ये हुआ कि पूरी तरह से इन्होंने संगीत को जिस तरह से पूजन अर्चन करके, आराधना करके उन्होंने समर्पण किया देवता के सामने, देव के सामने, भगवान के सामने स्वयं को समर्पित करके रखा। उस अपने यंत्र को, उस शततंत्री वीणा, उस यंत्र को स्वयं समर्पित रहते और उसमें कहीं न कहीं से ऐसा है कि आध्यात्मिक शक्ति का वास हो गया। कुछ था, कुछ तो था। एक और वो जब बजाते थे, प्रणाम करके जब जुटते थे तो उनको बिल्कुल हम तन्मयता में भूल जाते हुए मैंने कई बार देखा। मैहर गए थे, मैहर में प्रोग्राम था तो 100 चिड़ियाँ चढ़े बाबा के उधर, तो फिर वहाँ बजाए। तो याद है मुझे जब हम नीचे आए तो माँ थी नीचे, बहुत थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी वो एज की वजह से। और अली अकबर खान साहब की वाइफ जो थी वो उनका लुक आफ्टर करती थी, तो बोले बात करती थी बाकायदा, बिल्कुल क्रेडल सा था बना हुआ उनका जिसमें वो थी। और पूछे उन आज बाबा के इधर बजाने आए थे, तो उन्होंने कहा जी माँ आपका आशीर्वाद चाहिए। तो अपने पास बुलाया उन्हें, इतनी छोटी सी थी वो, उनके सर पे हाथ रखा करा, बोलने लगी जितने मेरे सिर के बाल हैं उतनी तुम्हारी उम्र हो। क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया यहाँ बजा के। तो ऐसे ऐसे किस्से उनके साथ होते रहते थे। हिमाचल परिवार में जब हो गए, फिर बच्चे, बुलबुल सबसे बड़े बुलबुल है जी। उनके बाद अभय। तो जो उस काल के समय की बातें कुछ आपको अपने याद आती है जब बड़ा बेटा हुआ फिर ये अभय हुए? बस यही पता है कि उनको ये भी नहीं पता था कि किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में हैं सब ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम खुद ही करते थे। हम कॉलेज में पढ़ाते थे, इनको लेकर के स्कूल में छोड़ के आते थे दोनों को, फिर इनको पिकअप करते थे, फिर लेकर आते थे शाम को। फिर इनका तो आपको पता ही है,
विंटर में एक दिन ऐसा किस्सा हुआ कि इतनी बर्फ पड़ी हुई थी और कुचरू साहब रहा करते थे वहाँ पे। हाँ, तो उनके साथ किसी रिकॉर्डिंग में बिजी थे। रात को इतना लेट वापस आए कि ठंड बहुत थी तो बुखारी लगी हुई थी। ये रूम हीटर्स वगैरह तो वहाँ चलते नहीं थे लाइट, तो इन्होंने क्या किया, उसके अंदर लकड़ी पड़ी हुई थी, उठा के उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल दिया। उसमें एकदम से जब उठा तो इनके वो दाढ़ी वाड़ी सारी सब। और कुचरू साहब जो है वो कह रहे हैं मैंने आज बड़ा सपना देखा खराब, तुझे बुढ़ा होके देखा। बोला बुढ़े तो मैं इस वक्त हूँ, मुझे देखो ये हो गया। एक्चुअली वो नींद में थके हुए इतने थे कि उन्होंने उनको इसी शक्ल में देखा कि ये जल गया सारा दाढ़ी वाड़ी, मगर वो भी नींद में मस्त। और इन्होंने सुबह देखा कि ये तो दूसरा ही कल्याण हो गया। तो ये सब किस्से। अच्छा, एक बात ये बताइए कि पिताजी के सामने जी जब इन्होंने कभी पहली बार बजाया, जब आप का परिवार हो गया, जी जी, विवाह हो गया, तो परिवार में गए, आपके घर गए, वहाँ मतलब अपनी ससुराल वो गए, जी जी, तो वहाँ जाके वहाँ के बीच में रह करके उन्होंने अपने लोगों के बीच में कभी संतूर के उसको। हाँ, हमारे फादर बहुत प्यार करते थे इनसे। किसी ने इनसे कहा कि हमारी छोटी बहन है, उनके हस्बैंड इंजीनियर हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ कैलकाटा में, और मेरे ब्रदर रिटायर हुए एज वाइस प्रेसिडेंट लार्सन एंड टब्रो। तो किसी ने कहा कि आप कितने खुशनसीब हैं, आपके बच्चे इतने अच्छे हैं। तो जवाब में बोले कि मान लो अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, अगर कभी कभार मुझे सड़क पे कुछ हो जाए और उनसे ये कहेंगे कि ये गोपाल कृष्ण मट्टू के ससुर जी हैं या विवेक मदन के फादर हैं, पता नहीं कोई पहचानेगा भी। अगर कहेंगे कि ये भजन सोपोरी के फादर हैं तो वो फूल की तरह मुझे उठा के ले जाएंगे। ये उनका प्यार था उनके लिए। और जब बजाते थे, ये करते थे, बहुत खुश हो जाते थे। पंडित कृष्ण महाराज जी आए थे तो उनसे कहे कि बनारस से, तो बोले कि आज तो सुनना ही है आपको। मेरे पास वो फोटोग्राफ्स भी हैं। इतना अच्छा लग रहा था उनको, और हमेशा जो भी आते थे उनको हमारे पापा के घर में जाना ही होता था। वो घर की फोटो वो लगी हुई है वहाँ पे, वहाँ पे जाते थे। वहाँ अपने राजन भाई इतने बहुत प्यार करते थे सबसे, मेरे फादर। कृष्ण महाराज हमारे यहाँ रुकते थे, जब इलाहाबाद आते थे। जी, इलाहाबाद में जो घर है वही रुका करते थे पहले, जब भी आया करे। तो उस पे हमारे फ्रंट में जो बना था उसी कमरे में वहीं पढ़ते थे। और एक्चुअली सबसे प्यार करना वो उनका एक गुस्सा उनको बहुत कम आता था, ऐसे तो कभी आता नहीं था जब तक कि कोई गलत चीज़ ना हो जाए। अदरवाइज मैंने कभी उनको करते देखा नहीं है। सबका एहतराम, चाहे वो मस्जिद थी, जैसे मेरे फादर कहते थे व्हेन ही वाज इन द कॉलेज, तो कहते थे वेदर इट्स अ मॉस्क और अ टेम्पल और गुरुद्वारा, ये मेरा एक प्रेइंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। प्रिंसिपल थे, ओनर भी थे। उसी तरह इनका था कि म्यूजिक इज माय वर्ल्ड, म्यूजिक बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग टू म्यूजिक। वही इनका हमेशा रहा, इन बच्चों को साथ साथ चलाना। दादाजी के साथ बहुत रहे, वो बहुत खुश हो जाते थे। मुझे याद है कि अभी ज़्यादा दूर तो नहीं, 2003 की बात है कि जब मैं न्यूज़ में आया, तो न्यूज़ में आने के बाद हमने अपने पुराने इन सारे जो सरताज बादशाह रहे, जो हमारे कलाकार थे, अमजद अली भाई थे, और अमजद अली भाई थे अपने बच्चों के साथ, भाभी जी भी थे, और भजन भाई जी, और उधर उनके नन्नी कमन्नी के गुरुजी महाराज, वो भी, और तमाम कलाकार जिन लोगों को। तो हमारे मन में एक न्यूज़ में ये बात आई थी कि किसी न किसी तरह से ऐसा हो कि हम एक परिवार के लोगों की बातचीत को भी खड़ा करें। और एक चीज़ और चला था, अभय अगर याद करो तुम, तो एक दौर चला था, सरकार ने आदेश दे दिया था कि सारे घर खाली करा दिए जाए सब कलाकारों के। एक चीज़ ये अभी हुआ बीते काल में, अभी जो हुआ रेड्डी के जो थे, तो उसमें रेड्डी भी थे, वो राजा राधा रेड्डी, ये भी परिवार भी थे, सबके घर खाली कराने की नोटिस दे दी गई थी।
और ये हो गया था। हमने कहा नहीं, ये कलाकार है, ये अगर चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये इनके लिए। तो न्यूज़ में हमने ये किया, और ये हमारी यहीं पर आकाशवाणी में बातचीत हुई थी। तो हमने कहा हम ऐसा एक प्रोग्राम प्लान करते हैं कि हर दिन न्यूज़ बुलेटिन में एक कलाकार आएगा। तो उस बुलेटिन में न्यूज़ में कलाकार शामिल होकर के आए, हर दिन कोई ना कोई कलाकार, ये एक बड़ी बात थी। और वो सिर्फ बातचीत करेगा अपनी परंपरा की, गुरु परंपरा की, अपने ज्ञान की, अपनी नॉलेज की, सारी चीज़ें बताएगा और न्यूज़ में वो चलेगी चीज़ें। ये सिलसिला शुरू किया था मॉर्निंग शो में। एक प्रणव राय ने किया था, दूसरे ही किया। उसी दौर में मुझे याद है कि वो पहली बार आए तो वो भी लाए और इसको भी लेकर के आए थे। तो जरा उधर ये जो बच्चे हैं ना दोनों, ये बच्चे भी आए थे और मुझे याद है लेकर के आए। उन्होंने कहा वीरेंद्र भाई हम आ रहे हैं और ये हमारे दो बच्चे भी आएंगे और ये बच्चे हैं और ये जो कुछ भी सीख रहे हैं वो भी बताएंगे। हमने कहा हमारा ये कार्यक्रम ही यही है कि जो पुराने कलाकार हैं उन कलाकारों के साथ जो सीख रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है उनके बाद की, जैसे अयान अमान थे, उन दोनों को भी बुलाया और उनको घर बैठाया, तो इसे इनको बुलाया तो उनको घर बैठाया, इस तरह से सबको जोड़ने का काम किया। तो उस समय की कुछ आपने कार्यक्रम देखे, न्यूज़ में देखे, कुछ याद आई, कुछ चीज़ें आती हैं याद? जी 2004 तक तो जब उनको पद्मश्री दिया गया था, उसके बाद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, क्योंकि उस वक्त उनको यही लग रहा था कि जो छोटे कलाकार हैं, बच्चे कलाकार हैं, इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने वो सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एक हमारी संस्था शुरू करी, जन जन तक संगीत। उसमें बेसिकली वो कभी गुरु तो थे मगर गुरु से बड़े पिता थे इन सभी बच्चों के, जो भी उनके पास सीखने आए। मुझे याद है जर्मनी से एक बार एक आया था, कुछ हुआ था हमारे पड़ोस में, दिल्ली में ही लोधी रोड पे, वहाँ ऊपर कुछ गोली वोली चली थी, तो कैसे भागे थे रात को उनको वापस लाने, अपने पास लाने के लिए। क्या हुआ था, पड़ोस में कुछ हुआ था आपस में, ये नहीं सोचा उस वक्त कि क्या होगा वहाँ, मगर वो बेचारा फौरन बच्चा वहाँ है उसको लेकर आए रात को। इसी तरह एक और था इटली से, वो तो अभी भी फ़ोन करता है तो कहता है कि आई डोंट फॉरगेट माय मास्टर। अपने बच्चे जो यहाँ थे इन्होंने सीखा, या हमारी बहनें जो है जिनको आपने सुना ही होगा, आज़ाद साहब की जो मिसेस हैं, हमारी ननंद लगती हैं, मुँह बोले जी, शमीम जी और कैलाश जी, सुनैना, फिर छोटे छोटे थे ये सुषमा वगैरह, ये सब बच्चों को इन्होंने जो पकड़ पकड़ कर रेडियो में एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया और फिर इन्हीं को आगे बढ़ाकर जो मोर देन आई थिंक काउंटिंग में आ जाए तो 20,000 सॉन्ग्स टू हिज क्रेडिट। बिल्कुल सही कहा। और इन्होंने एक बात बताऊं, अभी मैं आज आपके सामने बता रहा हूं कि उस समय जब ये बातचीत हुई थी कि नए लोगों को, नए बच्चों को शामिल करना है, ये डिस्कशन हुआ था, हमारा बातचीत हुई। फिर हमने कहा कि हम नई पीढ़ी जो आ रही है उसके साथ आप लोग समय दीजिए। बस एक ही चीज़ सबसे मांगा था हमने कि देखिए हमारी मित्रता का, हमारे भाईचारे का सबसे अहम हिस्सा यही है कि आप लोग समय दीजिए इन बच्चों को आगे लाने के लिए। तो वो सिलसिला शुरू किया और ये बच्चे आए, निकले ही नहीं, निखरे भी, और निखरे ही नहीं, जम के दिखाया भी और काम करके दिखाया भी, अपनी पहचान उसी तरह से बनाने की कोशिश जो शुरुआत में की और आज यहाँ तक पहुँच करके वो खुद भी दिखा रहे हैं। लड़ते थे आर्टिस्टों के लिए, जहाँ भी कहीं पे मीटिंग्स होती थी तो पता लगता था कि जैसे अकम्पनिंग आर्टिस्ट है, कम अमाउंट उनको मिल रहा है, जितना वो देते थे तो कहते थे इसमें तो ये बच्चे पान खा लेते हैं, इनको कुछ तो दीजिए, ऐसा क्या करेंगे। कई संस्थानों में जाके उनके फीस बढ़वा दी, स्पेशली कल्चर में तो अक्सर जाते थे मीटिंग्स वगैरह में। सभी प्यार करते थे, सभी इज्जत भी करते थे, क्योंकि उनका वो जो एक नेचर था टू गिव, ही डिडंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, मगर बस ये था कि हर इंसान जो कुछ डिजर्व करता है उसे वो मिले। और वही वजह है कि कश्मीर में जब 1990 में
आतंक कंप्लीट एट, और उनको आने नहीं दिया क्योंकि हमारे बड़े भाई ही थे कौल साहब जिनका वहाँ मर्डर हुआ। मतलब ये भी एक ऐसा किस्सा है कि जब वो उनके बेटे का, जब कौल साहब की डेथ हो गई तो फिर 10वें दिन उनका विसर्जन था। जब वो उनको लेकर वहाँ चले गए विसर्जन के लिए तो उन्होंने दूर से देखा कि बहुत सारे कुछ क्रॉस द रिवर लड़के खड़े हुए हैं। वो कश्मीर के नहीं थे, अक्रॉस द बॉर्डर के थे, तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस थी कुछ। तो जब वहाँ पहुँचे थे उनको लगा तो उसने उससे कहा बेटा तुम मेरे पीछे आ जाओ, और उसको अपने पीछे रख के आगे बढ़े। वहाँ एक बड़े से बुजुर्ग आदमी थे, कुछ आपस में बातचीत हुई और उनसे कहा कि पीछे हटो। 5-10 तो निकल गए, अब 2-4 रहे। फिर जब वो विसर्जन वगैरह हुआ उसको लेकर वापस आए तो बोले सलाम उस्ताद साहब। बोले क्या बात है आज आप? बोले ये जो ग्रुप था यहाँ ये इस बच्चे को मारने के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि इनका नाम निशान ही मिटाना है, मगर आपका नाम सुनकर के इनके साथ जो लोकल थे उन्होंने उनसे कहा कि ये उस्ताद हैं, तो वापस चले गए। ऐसे ऐसे किस्से होते थे। खीर भवानी एक बार गए तो वहाँ पे पथराव हो रहा था, अभय साथ में थे तो बच्चे भी थे साथ में, तो वहाँ पे जो आर्मी है उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, आगे वो नहीं है। जब पहुँचे देखा बड़ी बड़ी वो जो पाइप्स थी नलकूप, वो जो वाटर पाइप्स होती वो लगा करके पथराव ज़बरदस्त चल रहा है। आए गाड़ी के सामने तो हाथ नीचे कर दिए। बोले जनाब आप कहाँ हैं? बोला बस आया था पूजा करने। तो कुछ हो रहा है? बोला जनाब 1 मिनट में, ये तो बात की बात है, तब तो सब शुरू हो गया था मोबाइल्स वगैरह, तो उनको कुछ फ़ोन आपस में बात चली, 2 मिनट के लिए वो पाइप्स वगैरह हट गई और वो आगे बढ़े। हमारी गाड़ी पे रुकना नहीं, मगर अब आप निकल जाइए। आगे गाड़ी हमारी निकल गई। अब इन्हें पीछे मुड़ के देखा तो फिर से वापस और वही पथराव शुरू हो गया। एक घटना और मुझे याद आ रही कि उन्होंने बताया जो पहली बार फक्र महसूस किया उन्होंने अभय पर, जेल, वहां की जेल में इतना चाहते थे, कैदी थे सारे, उन कैदियों के बीच में। हाँ जो हम लोग सामापा के थ्रू जेएनके में कई प्रोग्राम्स करते थे। मेरा पहले था कि मैं जहाँ मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट जिस जेल में है वहाँ पे मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा, मेरा रिजर्वेशन था। तो पापा ने मुझे बुलाया कि क्या हुआ, प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हो वहाँ पे? तो मैंने पापा से कहा पापा ये सेंट्रल जेल था, तो डिस्ट्रिक्ट जेल जो था वहाँ पे तो रेगुलर जो क्राइम है विद इन द बाउंड्रीज वो वाला है, मतलब बहुत ही एब्सर्ड क्राइम रहा हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें हैं। टेररिज्म वाले डिस्ट्रिक्ट जेल में नहीं थे। तो वहाँ पे तो प्रोग्राम हुआ, जब ये सेंट्रल जेल वाला हुआ तो मना कर दिया। तो पापा ने पूछा क्यों? तो मैंने कहा पापा मैं एंटी नेशनल्स के लिए काम नहीं कर सकता और मुझे उनको नहीं सुधारना। तो पापा ने वापस में कहा काम तो वो है, अगर एक भी एंटी नेशनल को हम अपने आर्ट और कल्चर से जोड़ के वापस ला सकते हैं तो ये बड़ा काम है। जो ठीक है उसको क्या तुम ठीक करने वाले? तो फिर ये जेल्स के जो प्रोग्राम्स थे ये सिलसिला एक शुरू हो गया। तो जहाँ पे कि हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो थे वहाँ प्रोग्राम्स करते थे, तो फिर उसमें जेल्स शुरू हुए, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए प्रोग्राम शुरू हुए। वहाँ पे मीडिया वालों ने कहा कि हमें तो समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, तो मीडिया के लिए स्पेशल प्रोग्राम शुरू हुए जहाँ पे हम उनको ये बताते थे कि हम कर क्या रहे हैं, सॉर्ट ऑफ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन प्रॉपर प्रोग्राम होता था। लोग भी आते थे पर स्पेशली फॉर मीडिया पर्सनल। फिर बॉर्डर्स वाले प्रोग्राम शुरू हुए और जितने भी हमारे कनेक्टेड हैं, चाहे आईबी के साथ है या एलओसी है, तो वहाँ पे ये प्रोग्राम्स हुए हैं। यानी
सांबा, जम्मू रीजन से अगर हम बात करें तो सांबा, अखनूर, आरएसपुरा, राजौरी, पुंछ और बाकी भी जो एरियाज़ हैं। उसके बाद कश्मीर में तो हर जगह प्रोग्राम्स हुए। मुझे याद है जैसे 2016-17 में जो हमने फंक्शन किया था, बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री का उससे बड़ा प्रोग्राम ना तो कभी पहले हुआ ना ही कभी हो सकेगा, क्योंकि ऐसी प्लानिंग पापा के अलावा और कोई कर नहीं सकता। 450 से ज़्यादा तो सिर्फ म्यूजिशियंस थे उसमें और यूथ डोमिनेटेड। और ये पापा का जो था कि हमेशा यूथ को आगे 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 लेके आना है, सीनियर्स को भी रखना है, लेकिन यूथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ मतलब प्रोग्राम्स ऐसे शुरू हुए कि हम सोचे कि ये 10 साढ़े 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, 1.5-2 घंटे का जो प्रोग्राम है उसको प्लान किया गया कि जब ये अजान आएगी नमाज का टाइम, तो उस वक्त नमाज के साथ फिर प्रोग्राम बंद किया जाए, मतलब कोई अनवांटेड बात ना उठे कि भाई प्रोग्राम के चलते ये सब हुआ और ऐसे। फ्राइडे का तो पहला प्रोग्राम जो था वो सोपोर में था। सब मुझे कह रहे हैं कि सोपोर से कौन शुरू करता है, तो मैंने कहा जी ये तो पापा का डिसीजन है कि हम सोपोर से ही शुरू करेंगे। तो वहाँ पे जो उस टाइम पे डिविजनल कमिश्नर थे, क्योंकि गवर्नमेंट गिर गई थी, तो उन्होंने कहा या तो ये फेस्टिवल, और वो भी 11 दिन का फंक्शन नॉन स्टॉप होना था, कहा या तो ये श्रीनगर वाला जो सेशन चल रहा है, या तो ये पहले दिन ही हिट है या तो पहले दिन ही फेस्टिवल क्लोज है। अब सब वो थे, तो पापा का प्रोग्राम था, उनके साथ लोकल म्यूजिशियंस वगैरह यहाँ से भी गए हुए थे, बहुत सारे थे, 15-20 म्यूजिशियंस बैठे हुए। तो जो ही मैंने सुना अजान शुरू हो रही है तो मैंने पापा को इशारा किया, तो पापा ने वाइंड अप किया, मैंने अनाउंस किया कि भाई अब अजान का टाइम है, आप लोगों को जिसको भी जाना है आप लोग नमाज वगैरह के लिए जा सकते हैं। हॉल खड़ा हो गया, कहा कि हमारी आज की नमाज ये है, हम नहीं उठ रहे। और प्रोग्राम फिर 6.5 घंटा और चला, और फिर जितने भी वेन्यूज थे अगले दिन से चल पड़े, वहां पे कहीं पे भी 6-7 घंटे से पहले प्रोग्राम खत्म ही नहीं, जा ही नहीं रहे थे बच्चे। तो वो जो उस तरीके का एक वो था। लेकिन जो आप मुझसे पूछ रहे थे जेल का, जेल के अंदर भी तो जाके कैदियों के बीच में भी कैदियों के बीच में जाके फिर पापा ने ये डिसाइड किया कि जो म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करो। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे जो ये थे पुलिस के जो हेड थे जो जेल्स को देखते हैं, आई थिंक एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स, तो उनसे बोल के तो ग्रुप को वहाँ पे बुलाया गया और पापा ने उनको स्पेशल वर्कशॉप्स दी म्यूजिक में। फिर हमारी कोशिश थी, मतलब ये तो पापा का ही मेन था कि यहाँ पे हम इनके लिए क्लासेस प्रॉपर शुरू करें। वो आई थिंक उसमें कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस का इशू आ रहा था कि कौन टीचर। बट वो पापा जो है, मुझे जो बताया, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है कि जिसपे उन्होंने ये बात बताई है अभय को लेकर के, वो बात की हुई अभय को लेकर के, और वो जो संगीत के माध्यम से पूरे कश्मीर में जो एक माहौल बनाने का काम किया, वो सिलसिला इसी तरह से मंदिर से उठ करके लोगों के बीच उठ करके ऐसे कार्यक्रमों से बना जो यहाँ तक पहुँचा कि आज हम शांति की राह पर यहाँ तक पहुँच आए। वो काल कुछ और था जबकि सिलसिला उसमें पापा को जिस समय की बातें बताते, बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम हो रहा था उसमें। आज पापा की यादें हैं, पापा की स्मृतियां हैं, पंडित भजन सुपुरी जी की यादें हैं, स्मृतियां हैं, उनका संतूर है, उनका वो वाद्य यंत्र है, उनका झूम के मस्त मलंग होकर के गाने का तरीका है, अपना बजाने का तरीका है। और डुबकी लगा लिया है तो लग रहा है कि कहीं ध्यानस्थ हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ खो रहे हैं। मैं नमस्ते इंडिया कार्यक्रम कर रहा था तो उसमें उनका एक जो इंटरव्यू दिखाया, उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कि पता ही नहीं चला कहाँ खो गए और कितना मतलब डुबकी लगा लिया, भूल गए।
मतलब लगा कि पहाड़ पे कहीं कोई शोरगुल नहीं, सब शांत हो गया था। तो ऐसी घटनाक्रम जब आए और आज अब इन स्थितियों में अब आज आपको और बेटा तुम्हारे को मिला, याद करो उस क्षण को, तो उन चीज़ों को, और पहुंच जाइए, आप उनके साथ पहुंच जाइए, उनके साथ बैठ गए हैं, उनके साथ वो जो बजा रहे हैं तो झूम रहे हैं। तो पहले तो मैं बाबू आपसे चाहूँगा ज़रा याद करिए उस क्षण को जो बजाते हैं, और मान लीजिए कि अभी भी वही उसी तरह से आज बजा रहे हैं। जी, बहुत सारी ऐसी घड़ियां हैं जब उन्होंने बजाया, पता नहीं मार्क किया लोगों ने कि नहीं किया, उनके माथे पे एक जोत जैसी होती थी, जो मैंने देखा है, शायद आप वो फोटो देखें तो आपको वहाँ पे भी दिखेगा, एकदम से एक त्रिशूल की तरह बनता था। फिर मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा कि लेटर स्टेज में कि ये बहुत, वहाँ पे हमारे पालनपुर में बाबा हैं, बहुत प्यार उनसे करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती हैं। वो हमारे यहाँ आए और उनसे कहा कि मुझे संतूर चाहिए, तो कहा बाबा आपने कहा है, वो किसी के घर नहीं जाते हैं, पालमपुर में इतनी ऊंचाई पे हैं वो, बिल्कुल स्वर्ग है वहाँ पे। तो जब वो चले गए, ऐसे तो कभी किसी के घर जाते, तो हमने बेवकूफ़ी, हमने कहा अब क्या करना है आपको नया संतूर लाके, इतने सारे तो पड़े हैं बाबा, आदमी है उसको क्या करना है, दे दो इतने में। तो बोले कितनी गलत बात करी आज तुमने, इतना बड़ा संत तुम्हारे घर में आया, उसने तुमसे कोई चीज मांगी और तुम उसे कह रही हो कि पुराना दो उसे, मैं तो नया बनवाऊंगा इनके लिए। तो रातों रात खबर करके उन्होंने उनका संतूर बनाया, मगर हमें नहीं पता था कि इसके पीछे सीक्रेट क्या है। संतूर तैयार हो गया, जून में उनका डायग्नोज हो गया था, सितंबर में वो आए, संतूर लेकर गए, बड़े खुश। और जब भजन जी बीमार थे तो हमने फोन किया था हॉस्पिटल से उनको कि आईसीयू में हैं बाबा, आपकी कृपा रहे, तो जवाब नहीं आया। फिर 4th डे के दिन जब वो मुझसे मिलने आए, मेरा शत नमन उनको, तो मुझसे बोला कि इस घर में मोरनी नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो यहीं है, मुझे ये वाली फोटो चाहिए और संतूर सुनना है तो वहां आ जाना, वहां हर दिन बजता है। तो उनके साथ जो मिस्टर शर्मा थे, जो एनडीएफसी के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जब आपने कॉल किया था, ये अपनी क्रियाशाला में चले बैठे थे, 1.5 दिन ये वहां से बाहर नहीं निकले। जैसे हमने आफ्टरनून में फोन किया तो अगले दिन तब निकले जब सोपोरी जी ब्रीथ हिज लास्ट। तो शायद कुछ इन लोगों के साथ, जैसे श्री हैं, उनके पास गई तो उन्होंने कहा ही इज विद मी, आई एम विद यू। सो ऐसे बड़े बड़े संत थे जो हमेशा इनको ये करते थे। अब संतों के बगैर आप ह्यूमंस में ले लीजिए, इनके ब्रदर अमेरिका से आए, इसी टेंशन में थे, तो वो लोग खीर भवानी जा रहे थे, माँ का हमारी इष्ट देवी है वो। रास्ते में उनके साथ कुछ गुजरात के कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, दे वर ऑल फ्रॉम अमेरिका, हाई पोस्ट में, ऑल साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स। तो उनकी गाड़ी को रोका, पासपोर्ट वासपोर्ट देखा, बगल नहीं रोके, गाड़ी पीछे करिए। फिर दूसरी गाड़ी को देखा तो उसमें भजन जी के बड़े भाई बैठे थे, तो उनसे पूछा आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोला खीर भवानी जा रहे हैं। तो ये गाड़ी को क्यों रोका आपने? बोला ये सब बाहर के हैं तो इसकी वेरिफिकेशन होगी हो। तो उनसे पूछा आपका नाम? उन्होंने कहा मेरा नाम मोहन सोपोरी है। भजन सोपोरी को जानते हैं? बोला वो मेरा छोटा भाई है। तो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, भाई छोड़ दो, दोनों गाड़ियां जाने दो। ये खलूस था उनका। तो इसके बाद और क्या बात कर सकते हैं उनकी? मैं तो ये मानता हूँ, अगर जैसे आपने बताई ना कि उनकी मानस पटल पर उनकी उस पर जो है
कहीं न कहीं ऐसी एक त्रिनेत्र की शक्ति जो है, बड़ा मानते थे, बड़ा आध्यात्मिक पुरुष थे। मैंने तो हमेशा उनको देखा आध्यात्मिक बातें करना, और बड़ी ही डुबकी लगाकर अगर उनको आप देखिए और पढ़िए और इस तस्वीर के साथ अगर जोड़ लीजिए अगर अपने आप को, तो ऐसा लगता है कि ऐसी शख्सियत जो स्वयं को नहीं, आसपास के पूरे वातावरण को बदल देता है। बैठ उनकी मौजूदगी सब कुछ बता देती थी कि कोई दिव्य पुरुष बैठा हुआ है। तो ऐसे क्षण को, हाँ, जुबीन मेहता साहब जब आए थे तो अभय का प्रोग्राम था। अभय खुद ही बताएंगे क्या एक्सपीरियंस इसकी थी उस वक्त। कश्मीर में हाँ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे अभी मम्मी ने बताया कि वो जब पथराव हो रहा था, तो मैंने ना तो ये कभी सुना ना देखा कि कश्मीर का पथराव रुक रहा है सिर्फ एक गाड़ी को जाने देने के लिए। और क्योंकि मैं खुद था उस गाड़ी में, और अपनी हिम्मत तो बहुत होती है, लेकिन जब बच्चे साथ में बैठे होते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत कमजोर पड़ जाती है। तो हमारा बड़ा वाला साथ में बैठा हुआ था, के बच्चे थे, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में था, लेकिन पापा नहीं, उनको क्या लगता था, क्या उनको फील होता था, वो डरते थे, तो चलो आगे चलो। जैसे अब मैं इसमें आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम प्लान हुआ, ये 2000 शायद 1 या 2 की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है कब का है। तो मैं कश्मीर में था, तो मैंने पापा से कहा थोड़ा सा सिक्योरिटी मुझे अलाउ नहीं करती कि यहाँ पे भी आप चले जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, थोड़ा सेफ नहीं है, मिलिटेंसी बहुत ठीक पे थी तब। तो पापा से मैं शेयर करता था सारी चीजें कि अब ये प्लान हुआ, ऐसा हुआ, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, और पापा क्या होता था आगे रुकना नहीं। तो वहाँ एक प्रोग्राम में ये हुआ कि वो तो मैं ब्लास्ट मिस किया हूँ 6-7 सेकंड से या कुछ ऐसा। अच्छा, तो वो मेरा क्लोजेस्ट रहा है। अच्छा, जुबिन मेहता का क्या था वो वाकया? जुबिन मेहता के साथ का यही वो दूसरा था। हाँ। तो यहाँ पे मुझे बजाना था, जब यहाँ आए थे जुबिन मेहता ने अपना प्रोग्राम किया था। नहीं, उससे पहले 2002 के आसपास। हाँ हाँ, बिल्कुल याद आया मुझे, याद आया। तो जब वहाँ ब्लास्ट हो गया वेन्यू पे, तो फिर मैं वापस आया, मैंने पापा को बताया प्रोग्राम नहीं हो पाया। तो पापा ने कहा क्या प्लान कर रहे हो? तो मैंने पापा से कहा मैं सोच रहा हूँ कि बिना प्रोग्राम दिए नहीं आऊँ। पापा ने कहा आना भी मत। बच्चे ये ना सोचें कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई, नेगेटिव एक्टिविटी, ब्लास्ट हुआ, हालांकि उसमें बहुत बच्चे मरे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब स्कूल खुलेगा, तो स्कूल में था फंक्शन, तो तुम वापस जाओगे, बजाओगे, फिर वापस दिल्ली आओगे। तो ये जो पापा का एक सोच था, वो मैं देखा हूँ। और जुबिन मेहता जी वाला जब ये हमारा फंक्शन हुआ, तो प्रोग्राम के बीच में मतलब रिहर्सल्स चल रहे थे, तो मुझे मेरे आर्टिस्टों ने कहा कि वो नीचे कुछ ऐसे नीचे गए होंगे अपना कुछ चाय अपना पीने या जो भी करने। तो कुछ ग्रुप आया छोटे से यंगस्टर्स का, और उन्होंने उनसे कहा अभय सोपोरी वापस चला जाएगा तब तुम्हें देख लेंगे। अच्छा, तो अभय चला जाएगा तब देखेंगे। हाँ, तब देखेंगे। तो वापस आए तो थोड़े घबराए हुए थे, मैंने कहा क्या हुआ, इस तरीके से हुआ है। तो मैंने पापा को बताया, उनका पापा इस तरीके से ये हुआ है। पापा से डोंट वरी, तुम अपना काम करते रहो। और पापा भी पहुंचने वाले थे कश्मीर एक आध दिन में उस टाइम पे। तो वो जो एक फैक्टर है ना कि कितनी भी चीजें नेगेटिव हों, आपको तब भी आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना। अच्छा, जब फंक्शन हुआ जुबिन मेहता जी वाला, वहां तो सिक्योरिटी तो जबरदस्त थी। फंक्शन खत्म हुआ, हम लोग आर्टिस्टों को टाइम लगा, सांस बंद करना है, थोड़ा सा एक कप चाय पी सबने। वहाँ पे बेवेरियन स्टेट ऑर्केस्ट्रा, उनको भी टाइम लगा, चेंज कर रहे हैं। जुबिन मेहता जी को भी टाइम लगा, हमें भी टाइम लगा। अब हम पहुंचे तो
तो देखा गेट बंद है, सब लोग जा चुके थे, सिर्फ म्यूजिशियंस थे वहाँ और फैमिली वगैरह जिनकी भी थी। तो वहाँ पे जो गार्ड थे शालीमार बाग में, तो उन्होंने कहा कि सर बाहर तो नहीं जा पाएंगे, बाहर लोग ही लोग हैं। तो मैंने कहा लोग कहाँ से इतने, यहाँ तो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी सारी चली गई। किसके साथ? कहा वीआईपीज़ के साथ, वो भी निकल गए। तो मैंने कहा फिर बाहर कौन है? कहा 1-2 ट्रैफिक और 1-2 रेगुलर जेके पुलिस। तो अगर आप बाहर गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा मेरे पास एक गन है जिसमें 6 बुलेट्स है, मैं क्या करूँगा? तो मैंने पापा से कहा कि ऐसे ये इशू है, वेट करते हैं। तो 10-15 मिनट हो गए तो पापा ने मुझसे कहा कब तक वेट करेंगे, चलो। अच्छा, अब मम्मा भी साथ में, भाई भी साथ में, रागिनी भी थी और भी कोई थे, और भी बाकी हैं म्यूजिशियन सारे साथ में। पापा ने तो कहा चलो, अब सोचना तो इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, पापा की जो कुछ डिसाइपल्स हैं थोड़े हट्टे कट्टे, मैंने उनसे कहा पापा के आगे खड़े रहना, पापा तक कोई पहुंचेगा, मैं जरा जाके देखता हूँ गाड़ियां हैं कहाँ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। थोड़ा म्यूजिशियंस का भी सोचना था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा एक वो माहौल था ना, माहौल क्रिएट हो गया था जिसमें कि ऐसा एक पोर्ट्रे हुआ कि कश्मीर अगेंस्ट है इस प्रोग्राम के, जो नहीं था। तो हम लोग बाहर निकले, अब जो मैं देख रहा हूं, जहां तक नजर जा रही है लोग सड़कों पर हैं। मैं हल्का सा आगे गया और कुछ 8-10 लोगों ने मुझे सर्कल में घेर लिया। मुझे लगा आज तो फैसला गलत हो गया और ये गलत डिसीजन था। हम लोग बाहर निकले तो इतने में यंगस्टर्स थे, एक आया, भैया आप हमारी शान है, आप हमारी जान है, और गले लग गया। मतलब मैंने एक्चुअली में डीप ब्रीथ किया है कि अच्छा नहीं सब ठीक है, और मैं पीछे मुड़ के देखा तो मतलब वहां पे सारा ठीक है। तो पापा स्माइल कर रहे थे। वाह वाह। और वो जो ये जो एक नजर है, ये बियॉन्ड ह्यूमन मुझे लगता है कि आप इतना सोच सकते हैं ऐसा ही होगा। जहां सारा मुझे लगता है सिक्योरिटी सारी जितनी भी एजेंसीज थी वो ये लेके चली थी कि वहां पता नहीं क्या हो जाएगा। और कुछ ग्रुप्स ने खिलाफत भी की, लोकल ग्रुप्स ने, लेकिन आम वो उस प्रोग्राम के साथ था, जो आम जनता था वो बहुत, और वो उनको कैसे पता था, वो शायद उनकी क्रिया, और मैं उसको देख देख के उससे सीख के आगे बढ़ा हूं। शायद वही मेरी एनर्जी है। नहीं तो एक भी तो ये भी तो हो सकता है कि जो वो एनर्जी की बात जो आपने बताई कि वही मेरी एनर्जी है, उस एनर्जी में पिताजी की वो ताकत, पिताजी की वो संतूर की जो झंकृत होती वाद्य यंत्र की जो धुन है, वो धुने, और उस धुन से पूरे उसको जोड़ के अपना बना लेने वाली जो ताकत थी, वो कहीं न कहीं से वही फोर्स काम कर रही थी। जी बिल्कुल, वही तब भी कर रही थी और वही आज भी कर रही है। इंसिडेंट्स कुछ ऐसे हैं कि मैं आपको क्या सुनाऊं। वहाँ पे कश्मीर में गवर्नर साहब ने उनके नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया है, उनका नाम, और उस दिन एक ऐसा किस्सा हुआ है जो शायद कोई न भरोसा कर सकता है। जिन्होंने देखा वो मुझे जम्मू के कुछ बच्चे जो वहाँ गए थे, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, इसी तरह कैमरा वगैरह पे जो बच्चे थे, उन्होंने फिर मुझे बताया कि सारे लोग डरे हुए थे। तो जब अभय अंदर गया तो इसके पीछे पीछे एक वुड पैकर चला गया। कश्मीर में वुड पैकर कभी किसी के हाथ नहीं आता है, अगर कभी देखते हैं तो पेड़ की ऊंचाई पे वहां पे छेद करता रहता है, मगर हाथ नहीं आ सकता। पकड़ में नहीं आता कभी। वो इसके पीछे पीछे चला गया और उन्होंने खूब कोशिश की इसको वहां से बाहर निकालने की। रिकॉर्डिंग में देर हो रही थी। अल्टीमेटली जब कुछ नहीं हुआ तो वहां सारंगी पे भजन जी का एक डिसाइपल था, तो उसने कहा
कुछ नहीं करो, इसको छोड़ दो। और उसने कुछ ज्यादा ही बोले ये साहब खुद आए हैं। ये बड़ी सीक्रेट वाली बातें होती हैं, खुदा दोस्ती बातें होती हैं, ये तुम्हें नहीं समझ आएंगी। आप भरोसा नहीं करेंगे अगर आप वो देखेंगे। ये वुडपेकर बैठा स्टेज पे, इसके संतूर के इर्द गिर्द घूम के हर इंस्ट्रूमेंट को देख करके बाहर निकला, वहां से है, वहां पे बैठा आराम से, इधर घूम के तब तक इनका प्रोग्राम हो गया। आकर के इसी सारंगी वाले के सारंगी पे बैठ गया, उसने हाथ से पकड़ के उसको बाहर छोड़ दिया। मेरे कलम के डब्बे पे आके बैठ गया। सोच रहा हूँ अगर तो इसने मेरे कलम के ऊपर चोंच मारी तो मैं क्या करूँगा? तो कलम ही टूट जाएगा। राजनी जी तो तुम तो गुरु कृपा है, जी गुरु पिता है, गुरु माता है, सब कुछ तुम्हें मिला और मिल करके तुम उन्हीं के चरणों में आ गई, उन्हीं की उसमें जो है तुम्हें सौभाग्य भाग्यशाली हो ये कि तुमने सब कुछ सीखा और आज तुम्हें सब कुछ पूरा, वो लगता है कि उन्होंने जितना प्यार किया तुम्हें सब कुछ सौंप दिया उन्होंने, तुम अब संभालो। तो आज इस पे ऐसे क्षण पर अपने गुरु पिता को, गुरु माता को, अपने पिता को, उनको याद करते हुए किस तरह से बातें करोगे, क्या कहोगे? मैं बहुत छोटी थी, अराउंड 16 थी मैं जब पापा से फर्स्ट टाइम मिली। इससे पहले मैं क्लासिकल सीख रही थी, पर मुझे क्लासिकल नहीं गाना था, मुझे लाइट म्यूजिक सीखना था। तो पापा से बेटर नहीं कोई हो सकता था, बिकॉज उनका जो कॉम्पोजिशंस पे जो वर्क और जो उनका काम रहा है वो बहुत ही अलग रहा है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि दिल्ली मतलब मैं पढ़ने भी आऊँ, साथ साथ उनसे सीखूं। पानी भी है मेरे पास, सोया मत। और जैसे ही मैं यहाँ दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे गजल सिखानी शुरू की। तो जब शुरुआत की तो तब एक ही गजल पे कम से कम 6 महीने डाल दिया मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं तो ऑलरेडी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ और मतलब एक ही गजल मुझे 6 महीने सिखा रहे हैं, है ना, इतना ही मुश्किल काम कर दिया। उसके बाद कुछ मेरी अपनी पर्सनालिटी में चेंज आया। पापा का ही डिसीजन था कि मैं सूफी सीखूं, सूफी और भक्ति शाखा, कबीर और मीरा और ये सब जो संत हैं इनको मैं गाऊं। और हमारा मतलब मैं कम से कम उनके पास घर पे रह के 15 साल सीखी हूँ। तो उनका मतलब आप समझे कि मतलब अपने फादर जो मेरे बर्थ फादर है उनसे ज़्यादा टाइम मैंने पापा के साथ स्पेंड किया। और वही आई थिंक मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि ऐसे गुरु मुझे मिले। मतलब वो जो एक इन्वायरमेंट, जो सेफ इन्वायरमेंट फॉर अ गर्ल चाइल्ड, उसके अलावा मतलब आई थिंक वो इतने चाइल्ड लाइक थे, इतने बच्चे की तरह थे कि से अगर मुझे कहीं जाना है तो वो सुबह उठ के मेरे ब्रेड के ऊपर बटर भी लगा रहे होते थे कि बेटा ये लेके जाओ। कौन से गुरु ऐसे करते। और सिखाने के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि महीना निकल जाता था, बिजी बहुत रहते थे पहले, ऑफिस में भी, ऑफिस के बाद प्रोग्राम्स वगैरह में काफ़ी बिजी रहते थे। पर मैं आपको बताऊँ जब भी हम बैठते थे वो मेरे लिए एक बहुत ही स्पिरिचुअल अनुभूति होती थी। क्योंकि मुझे जो उन्होंने सिखाया, मुझे उन्होंने पंजाबी पोइट्री सिखाई है, जैसे बाबा बुल्ले शाह हो गए, बाबा फरीद हो गए, और ये लैंग्वेज उनको नहीं आती थी। और ये तो ठेठ लैंग्वेज है ना, मतलब मुझे भी अगर पढ़नी है तो बीइंग अ पंजाबी मुझे भी उसको अध्ययन करना पड़ता है समझने के लिए। तो पर आप बिलीव करेंगे जैसे पोइट्री का मीटर है ना, हर पोइट्री में मीटर होता है। अगर सिस्थाई में 2 लाइनें हैं और अंतरे में कम से कम 8 लाइनें हैं, ठीक है। पापा हारमोनियम पे बैठे, बुक मेरे हाथ में है। आप बिलीव करेंगे जब वो कंपोज करते थे तो वो अंतरे की 8 लाइन कंपोज करते थे बिना देखे। और ये इतनी दफा हुआ है, मतलब जो कॉम्पोजिशंस उन्होंने मुझे दी हैं, मेरे को ऐसा लगता था कि वो जैसे ऐसे ऊपर से उतरती थी। और रात भर रियाज करते थे, पूरी रात। तो आज पूरी तरह से देखा जाए हाँ। तो उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, और ये देखा जाए तो हर चीज में उनकी मौजूदगी है।
मैंने राम रतन धन पाया जी मैंने राम रतन धन पाया जी मैंने राम रतन धन आज ये भजन सुना और भजन सुन करके भजन भाई की याद भी ताज़ा हो गई और भजन का जो राग था उस राग ने ऐसा लगा कि उस महान कलाकार के चरणों में उनकी भावी पीढ़ी ने समर्पित कर दिया। तो अब आप इस समय जब ऐसा सब कुछ हो रहा है, बच्चे करके आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की की तरफ आगे कदम बढ़ रहे हैं, बस उनकी जो आशा थी, उनकी जो एक उम्मीद थी अपने बच्चों से, बच्चे मतलब उनके डिसाइपल्स, अभय, रागिनी, बहुत सारे अपने बच्चे जो भी हैं, उन सब के लिए उनका हमेशा यही था कि ये इनका कैरियर इतना अच्छा रहे, ये इतना गाना बजाना अच्छा करें कि उनका नाम सुनहरे अक्षरों में हमारे साथ बताया जाए, लिखा जाए, क्योंकि यही उनकी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो इनकी एक सोच थी, जो इनकी एक डिज़ायर थी लाइफ की, वो यही लोग आगे बढ़ाएंगे। अभय से तो बहुत उम्मीदें हैं, कभी तो धोखा भी खा जाते हैं, जब ये चलते हैं तो लगता है जैसे वही चल रहे हैं, बजाने बैठते हैं तो उनकी कृपा है इसके ऊपर, हमेशा इसके साथ ही रहते हैं। बस
पहले भगवान से, फिर उनसे यही कहती हूँ कि हमेशा हमारी सहायता करते रहें, हमारे साथ रहें। इस घर के सबसे बड़े वही हैं, कृपा बना के रखें उनकी कृपा बस। आप सब पर, पूरे परिवार पर जी यूं ही बरसती रहे जी और ऐसे प्रगति दर प्रगति जी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जी। और हमारा संकल्प जो रहा है हम सबका, हम उनके मित्रों का, इष्टजनों का, उस सबका यही कि ये जिस तरह से उन्होंने उत्तुंग शिखर पर पहुंच करके अपनी पहचान को बनाया, ये बच्चे भी उसी तरह से बढ़ करके उनसे भी अधिक बन करके खड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करेंगे, प्रणाम करेंगे। थैंक यू। आपको प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, अपने दोनों बच्चों को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही अभय लेकर के ऐसा चले, इसके पीछे कलाकारों का कारवां चलता रहे और भीड़ जो है उसको उसी तरह से याद करती रहे, जैसे हमेशा भजन भाई अपने सामने अनुभव करते थे कि जब वो बजा के उठे तो लोग तालियां बजाएं और उससे मिलने के लिए बेचैन रहें। तो वही अनुभव होता है, हमारी भी यही हुआ है कि ऐसे ही यूं ही तरक्की करो, आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपसे तो वैसे ही इतना प्यार करते थे,